नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चकरकर। एक प्रश्न से आज का ब्लॉग मैं शुरू करूंगा। क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम ने न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि मोदी और शाह को भी बैकफुट पर ला दिया है। चाहे वो तमाम तरह के बिल हों या अंदरूनी अंतर्विरोध, जिसके कारण लगातार उनको अपने निर्णयों को बदलना पड़ा। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज एक बात से शुरू करना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और नरेंद्र मोदी भी उस राह पर खुद को ले जाना चाहते, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर ही उनके खास लोगों में ही विद्रोह की स्थिति। आप जानते होंगे, न सिर्फ क्षेत्रीय दल बल्कि मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब उनके खासम खास राज्यसभा सदस्य, जिन्हें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि पर फैसला देने के पुरस्कार स्वरूप उन्हें राज्यसभा में भेजा था। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी की बात कर रहा हूँ। उन रंजन गोगोई ने न सिर्फ प्रधानमंत्री के उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई, बल्कि ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग को इतनी ताकत देना उचित नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन में जो समिति को ये मामला सौंपा गया है, उस समिति में रंजन गोगोई भी एक सदस्य, और उन्होंने इस बात की आलोचना की, बल्कि अपनी असहमति भी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि राज्यों में चुनाव कब हों या कौन चुनाव पहले कराए जाएं, कौन चुनाव बाद में कराए जाएं, उसकी समयावधि के लिए भी अगर चुनाव आयोग को ताकत प्रदान की जाती है तो निश्चित तौर पर यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। रंजन गोगोई वो हैं जिन्हें राज्यसभा बनाने के लिए न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजों ने आपत्ति जताई थी, बल्कि ये तक कह दिया था कि उनके निर्णय भी अब इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाएंगे कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अपने निर्णयों को प्रभावित किया। निश्चित तौर पर बहुत ही आश्चर्य का विषय रहा जब रंजन गोगोई ने इस बात की आलोचना। और कोई दल होता, चंद्रबाबू नायडू होते, नीतीश कुमार अगर होते, तो ये माना जाता कि क्षेत्रीय राजनीति को बचाने के लिए, अपने दल के अस्तित्व को बचाने के लिए ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बुराई कर रहे हैं या उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो शख्स जिसे कि अपने आलोचनाओं की परवाह न करके जिसे राज्यसभा में भेजा, और वो व्यक्ति भी आज केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ जाकर खड़ा है। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करें, लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, और उसके कुछ अंतर पर सभी निकायों के, ग्राम पंचायतों आदि के चुनाव भी एक साथ करा लिए जाएं, जिससे कि बार बार चुनाव में जाने से समय और जो पैसे की अपव्यय होता है उससे सरकार को बचाया। लेकिन
क्षेत्रीय दल, यहाँ तक कि कांग्रेस भी इस बात के लिए खिलाफत कर रही है। लेकिन जो ये खबर है कि जो प्रधानमंत्री के ही खासम खास लोग जब इस खिलाफत पर उतर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि एक देश एक चुनाव का मैटर जब सदन में आएगा तो निश्चित तौर पर उसके लिए तमाम लोग खिलाफत में उसके खड़े हो जाएंगे, जैसा कि मैंने देखा। और दूसरा मुद्दा भी वक्फ संशोधन को लेकर, जिसकी रिपोर्ट 428 पेज की रिपोर्ट सदन में रख दी गई है। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वो रिपोर्ट सदन में रखी है। कल उसके विरोध में जंतर मंतर पर हजारों मुस्लिम समाज के लोग ने वहाँ प्रदर्शन किया और वक्फ बोर्ड को वापस लेने की बात की। निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन के दौरान यह तय किया गया कि अब इसको लेकर न सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, बल्कि इसको ग्रामीण और जिला स्तर तक फैलाया जाएगा। यहाँ तक कि जनसभाओं या पंपलेट पर्चों के माध्यम से भी लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस प्रकार केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन करने में जुटी हुई। सबसे पहला प्रोग्राम पटना में होगा। वहाँ पटना के मैदान में एक बड़ी जनसभा करने की भी तैयारी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की है और तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठन उसमें सहभागिता करेंगे। कल भी हालांकि ये प्रदर्शन 13 मार्च को होना था, लेकिन होली की छुट्टियों के मद्देनज़र और जुमे की नमाज के मद्देनज़र इसको बढ़ा दिया गया और कल के इस प्रदर्शन में निश्चित तौर पर यह दिखा दिया कि न सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोग ही इसके खिलाफ, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस बात पे तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि जगदम्बिका पाल ने इस बात के लिए आलोचना की है कि रिपोर्ट जो सबमिट हो चुकी, अभी इस पर सदन में चर्चा की जानी है। इससे पहले इस प्रदर्शन का उद्देश्य आखिर क्या है, और हमने सभी स्टेक होल्डरों से बात की। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार अपने अंदरूनी विरोध के कारण सरकार डरी है, क्योंकि उन्हें भले ही चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार उससे समर्थन दे रहे हों, लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र सरकार या मोदी को ये भरोसा नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर ये लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। बिहार में तो अभी चुनाव का माहौल है और जिस प्रकार की स्थिति वहाँ बनती जा रही है, नीतीश कुमार भी निरंतर इस बात को लेकर असहज हो। आंध्र प्रदेश में भी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर कल उस पर सहमत बनी। निश्चित तौर पर अब ये देखा जाना शेष है कि क्या ये राजनीतिक दल जिन्होंने कल वो दर्शाया और उन्होंने इस धरने प्रदर्शन में शामिल होकर न सिर्फ अपने दल के पर समर्थन व्यक्त किया, बल्कि उन्होंने, चूँकि ये वो सांसद थे जो कि जेपीसी जांच में अपने दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे,
उन लोगों ने भी ये बात की जानकारी दी कि किस प्रकार जेपीसी में भी उन लोगों की असहमतियों को नहीं सुना गया और न ही उसको दर्ज किया गया। देखना ये है कि जो आवाज़ अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध में उठने लगी है, चाहे वो मोदी को लेकर हो या अन्य बात को लेकर हो, क्या इससे केंद्र सरकार अपने कदम पीछे हटाएगी या सरकारी एजेंसियों के बल पर फिर इसी प्रकार का कोई रवैया अख्तियार किया जाएगा जिससे कि राजनीतिक दल मजबूरी बस उनका सहयोग एवं समर्थन को तैयार हो जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँ।